हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। उत्तराखंड एलटी की पैडागोजी के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आज के आपके बीच में लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा अधिगम का अर्थ व इसकी अवधारणा और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो हम इसको 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दूसरा जो जो इसमें रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, तो मेरे साथ बने रहिए भाई लास्ट तक। और इससे पहले कि जितने भी आपके टॉपिक्स हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और भी जो टॉपिक्स मेरे पास हैं और क्वेश्चन आंसर उन सभी को प्राप्त करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 200 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। उसके बाद आपको मैं लगातार जो है पीडीएफ वगैरह देता रहूँगा जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब, और फटाफट से जुड़ जाइए। मात्र 200 फीस है। इतनी कम फीस में दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ तक कि 2-3 हज़ार रुपये में ये कोर्स आपके देहरादून के अंदर कई इंस्टीट्यूट्स में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं, हर कोई देख सकता है यूट्यूब पे। तो इसीलिए जो है आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और जो भी नए यूज़र्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के बारे में। टीचिंग के बारे में तो हमने बात कर ली। तो अधिगम का अर्थ, अवधारणा क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये सारी बातें हम आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिगम या लर्निंग होती क्या है। तो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब से हम पैदा होते हैं और मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ अधिगम करते रहते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, या सॉरी दोस्तों, या इस जिसके द्वारा, थोड़ा मेरा जुकाम लगा हुआ था इस वजह से, या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ओके, तो हमारे जो व्यवहार के अंदर जो भी परिवर्तन होता है, जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उन सभी को हम अधिगम के माध्यम से करते हैं, लर्निंग के माध्यम से करते हैं। और जन्म के जो तुरंत बाद है उससे हम प्रारंभ कर देते हैं सीखना। यानी कि हम अपने आसपास की चीज़ों से लर्न करना शुरू करते हैं। उसके बाद स्कूल वगैरह में जाके फॉर्मली एजुकेशन लेते हैं, और उसके अलावा कई तरीके से हम अधिगम या सीखना लगातार करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अधिगम जो है वो व्यक्तित्व के सर्वांगीण जो विकास है उसमें सहायक हो सकता है, कि होता है, हो सकता है नहीं, होता है। क्योंकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट जब होगा जब वह हर प्रकार की चीज़ों से सीखना सीखेगा। इस प्रकार जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण हमारी सहायता करता है। अगर हम क्रो की बात करें, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, तो सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। उनको अर्जित करना है, उनको गेन करना है, और इसमें कार्यों को करने के नवीन जो तरीके हैं वो शामिल हैं। और इसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति किसी बाधा को दूर करने से तथा नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजन करने से लेकर होती है। तो ज्ञान का मतलब, ज्ञान का अर्जन का मतलब ये है कि आप किस प्रकार से जो है अपनी बाधाओं को दूर करते हैं, अपने आने वाली जो समस्या हैं उनको सुलझाते हैं, और नवीन जो परिस्थितियाँ हैं उसमें अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। फिर है आपके पास अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अधिगम जो होता है सबसे पहले तो वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी कि सारी दुनिया के अंदर जो एक जैसे जो लर्निंग होती है वो एक जैसी होती है, उसका एक जैसा पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम से जो है बिल्कुल 30 मार्क हम बनकर जो है निकल के आ जाए। एक्सेप्टेड अगर कोई वैसा चाइल्ड है, मतलब कोई एक्सेप्शन चाइल्ड हो जाते हैं, उनकी बात और हो जाती है। तो लेकिन उसके अलावा जो सामान्य बच्चे होंगे वो समान रफ्तार से सीखते हैं और एक जैसा सीखते हैं। फिर आपके पास अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, हमने पहले बात की। फिर उसके बाद अधिगम जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास है वो उसका प्रोसेस है अधिगम यानी लर्निंग। जिस दिन आपने अधिगम या लर्निंग करना छोड़ दिया उस दिन समझ लीजिए आपका विकास रुक गया, है ना। जैसे बहुत सारे हम सोचते हैं कि एक बार हमारी जॉब लग जाए उसके बाद हम तो किताबें देखेंगे भी नहीं, या हम कुछ सीखना ही बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका विकास, उसका ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगा। आपने अपने जीवन के अंदर जो नए ज्ञान को अपग्रेड करना वो नहीं कर पाएंगे। वो कब होगा, जब आप स्टडी करना अपने जीवन के अंदर उसको शामिल कर देंगे, अधिगम को अपने जीवन के अंदर शामिल कर देंगे, सीखने को। और सीखने का मतलब है कि न केवल
किताबों से बल्कि किसी भी XYZ चीज़ से हम सीख सकते हैं। फिर है आपके पास अधिगम जो है वो परिवर्तन का माध्यम है। तो ये एक आपके जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन लाने का एक माध्यम है और आपके जीवन के अंदर जो सुधार होता है व्यक्तित्व संबंधी उसके लिए भी ये एक माध्यम है अधिगम। फिर है आपके पास अधिगम अनुकूलन है, यानी कि आपका अनुकूलन यानी परिस्थितियों के साथ मेल करना यानी अनुकूलन करना है। फिर आपके पास है अधिगम अनुभव का संगठन है। तो जितने भी आपके अनुभव हैं उन सभी का संगठन आपका अधिगम है ना। क्योंकि जितने भी हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं कहीं से भी, चाहे वो बुरा अनुभव होगा या अच्छा अनुभव होगा, उसी को तो हम कहते हैं कि हमें इतना नॉलेज है और हम उस चीज़ को फिर लोगों को बताते हैं, तो वो हमारा अधिगम हो गया, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम के माध्यम। तो बात करें अगर अधिगम के मीडियम माध्यम की, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो पहला है दोस्तों इसमें औपचारिक अधिगम यानी कि फॉर्मल लर्निंग। यह बालक स्कूल में पाठ्य पुस्तक, खेल, पुस्तकालय, जो सह शैक्षिक क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके माध्यम से जो भी चीज़ें जो है बालक सीखता है वो आपका औपचारिक अधिगम के अंदर आता है, यानी फॉर्मली वो चीज़ें सीखी जा रही हैं। उसके बाद दूसरा होता है आपके पास अनौपचारिक अधिगम यानी कि इनफॉर्मल लर्निंग, जिसको कि परिवार हो गया, आपके दोस्त यार मित्र, समाज, कोई भी आपके आसपास होने वाली घटनाएं, इन सभी के माध्यम से जो सामाजिक नियम और रूढ़ियाँ होती हैं, इन सभी के माध्यम से व्यक्ति इन चीज़ों को सीखता है। और जितने भी जो सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं, कोई जो पुराने विचार होते हैं या कट्टरपंथी होती है या किसी अपने दिमाग में किसी दूसरे के लिए जो पूर्वाग्रह आते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? इनफॉर्मल लर्निंग से आते हैं। ओके, कभी भी आपको फॉर्मल लर्निंग के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है कि वो फलाना ऐसा है, उसको ऐसा बोलो, या वो नीची जाति का है, वो दूसरे धर्म का है, वो इस तरीके, ये कभी भी आपको फॉर्मल लर्निंग में नहीं सिखाई जाती, बल्कि इनफॉर्मल लर्निंग में जो आप इधर उधर से सीखते हैं उसके माध्यम से आप इस तरीके से प्रिजुडाइज हो जाते हैं किसी के प्रति। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद है अधिगम की जो अवधारणा है। तो अधिगम की जो अवधारणा है यानी कि कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके अंदर दो मुख्य जो श्रेणियां हैं उनको विभक्त किया गया है, जिसमें कि पहला है आपका व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत। तो ये क्या कहता है? उद्दीपन व अनिक्रिया के सहचार्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, यानी कि जब आप किसी को स्टिमुलस देते हैं और उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स होता है, इनकी मध्य जो अनुक्रिया होती है उससे जो भी परिवर्तन आते हैं वो आपके व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत के अंदर आते हैं। और इनकी जो व्याख्या है वो इन सिद्धांतों का उद्देश्य होता है, अर्थात जो इनकी व्याख्या अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से की है, जिसमें मेनली आए आपके थॉर्नडाइक आए हैं, वॉटसन और पावलोव आए हैं, स्किनर आए हैं। तो इन्होंने अपने अपने इसमें क्या दिए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके मनोविज्ञान के अंदर ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आपका सीटेट हो या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स हो, उनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, है ना। तो इसी को हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, और SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। और बेसिकली जो है इस प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था अभी देखेंगे उसको। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। EL थॉर्नडाइक है, उन्होंने प्रयत्न एवं भूल के द्वारा इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति कार्य सीखता है यानी काम करना सीखता है, तब उसके सामने एक स्टिमुलस यानी उद्दीपक होता है जो कि उसे विशेष प्रकार की जो प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। और इस प्रकार एक विशिष्ट जो उद्दीपक होता है उसका विशिष्ट अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स से एक संबंध स्थापित हो जाता है, और इसी को हम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए अंदर एक स्टिमुलस होता है और उस स्टिमुलस से आपका रिस्पॉन्स जो है वो जुड़ जाता है, तो उसी को अनुबंध अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं, सॉरी, ठीक है। अब इन्होंने देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो EL थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया? उन्होंने बिल्ली को कुछ समय तक जो है वो भूखा रखा और पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया, जिससे कि जो एक पिंजरा जो है वो बनाया वो एक उसको पजल बॉक्स उन्होंने कहा। फिर पिंजरे के बाहर उन्होंने एक मछली का टुकड़ा रख दिया जो कि क्या था, स्टिमुलस था, और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। ओके, तो इस तरीके से जो भूखी बिल्ली है उसने जो है लगातार
जो है जब वो भूखी थी तो इसलिए उसने उस मछली के टुकड़े यानी अपने स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। और रिस्पॉन्स करना शुरू किया तो उसमें उसने कई त्रुटिपूर्ण जो है वो प्रयास किए। वो कैसे किए, इधर उधर हाथ मारा, कहीं इधर उधर पंजे मारे, सब जगह जो है वो पंजे मारने शुरू कर दिए। लेकिन एक टाइम पर ऐसा आया कि जो संयोगवश यानी कि बाय चांस जो है वो जो पंजा है वो लीवर के ऊपर पड़ गया और लीवर जो है वो खुल गया और लीवर खुलने से दरवाज़ा खुल गया। तो इस तरीके से जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो बिल्ली जो है वो बाहर आ गई और उसने बाहर आकर मछली का टुकड़ा खाकर अपनी भूख को शांत किया। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार जो है वो रिपीट करता गया और हर बार उसने देखा कि जो गलत रिस्पॉन्स है यानी कि जो एरर्स हैं उनकी संख्या कम होती चली गई और जो जल्दी मतलब वो बहुत तेजी से, जैसे कि अगर पहली बार में उसने 50 बार में जो है वो सही जो है रिस्पॉन्स किया, दूसरी बार में उसने 40 बार में किया, तीसरी बार में 30 बार में किया, चौथी बार में 20 बार में किया, फिर पांचवी बार में आपका तीसरी बार में आपको 10 बार में किया और दूसरी बार में 5 बार में किया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा का पूरा वो सीधे अंदर डालो और बिल्ली सीधा पंजे पर पाँव मार के दरवाज़ा खोलने लग गई। तो इस तरीके से अब उसने प्रयास और त्रुटि के माध्यम से दरवाज़ा खोलना सीख लिया। यही जो है थॉर्नडाइक ने बताया था। ये देखिए आप, ये इस तरीके से एक लीवर बॉक्स बना दिया उन्होंने। यहाँ पर एक पिंजरा है और ये लीवर है। अब ये लीवर बिल्ली को दबाना है, ये उसे तो नहीं पता है, लेकिन उसने इधर उधर सब जगह जो है हाथ पैर मारकर और अचानक जब उसका पाँव इस पर लगा तो ये दरवाज़ा खुल गया और इसके खुलने से जैसे ही वो बाहर आए तो उसने मछली का टुकड़ा खा दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसने अब लास्ट में सीख लिया कि भाई इससे जो दबाने से ये खुल जाता है। तो इसी प्रकार जो है वो व्यक्ति या मनुष्य या बालक का व्यवहार भी होता है और उसमें प्रयास और त्रुटि से जो है त्रुटियां कम होती जाती हैं जितने प्रयास बढ़ते जाते हैं और एक टाइम पर जो है हम उस चीज़ में महारत या एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। तो यही बात ये कहना चाहते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें क्या क्या चरण अपनाए गए थे। अगर बात करें तो बिल्ली द्वारा अगर हम बात करें कि क्या क्या स्टेप्स अपनाए गए थे, सबसे पहले दोस्तों जो चालक थी वो थी भूख। चालक यानी कि ड्राइव कहा जाता है इसको। तो ये उसकी भूख थी, इसने उसको प्रेरित किया अंदर से, तो ये उसकी ड्राइव थी। फिर उसका जो लक्ष्य था वो था मछली को प्राप्त करना। फिर उसके बाद उसके लक्ष्य में बाधा क्या थी कि पिंजरा जो है वो बंद था, उसको कैसे खोला जाए। फिर उसके बाद जो उल्टे सीधे उसने प्रयत्न किए, इधर उधर जो हाथ पाँव मारना शुरू किया, वो आपका पिंजरे को काटने वो बाहर निकलने का प्रयास था। वो एक ट्राई था। उसके बाद संयोग से जो है उसका पैर जब लीवर पर पड़ा तो उसको क्या हासिल हुई, सफलता हासिल हुई और दरवाज़ा खुल गया। और उसके बाद जो है अब वो सही प्रयत्न करने का चुनाव करने लग गया। कैसे, जब उसने दरवाज़ा खोलने का तरीका प्राप्त कर लिया, सोच लिया और इस प्रकार से उसके जीवन में स्थिरता आ गई। अब उसने दरवाज़ा खोल दिया, उसे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो यही बात जो है पूरे के पूरे मनुष्य पर भी लागू होती है और यही इस एक्सपेरिमेंट का सार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर वर्णन किया कि सही जो अनुक्रिया है वो वह है जो करने के बाद जो है विद्यार्थी को जो है वो पुनर्मिलन मिलता है, यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलता है। जब बच्चा सही रिस्पॉन्स करता है, किसी चीज़ का सही जवाब दे देता है, तो तब उसका जो है वहाँ पर उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है और जो वो अनुक्रिया है वो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने जो है ये 3 जो है नियम प्रस्तुत किए। कौन कौन से नियम थे? सबसे पहले है दोस्तों लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति तब सीखता है, अधिगम तब होता है जब कि हम अधिगम के लिए तैयार हों, लर्न करने के लिए तैयार हों, हमारी मानसिक स्थिति उसके लिए रेडी हो। ओके, दूसरा अभ्यास का नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या कहता है कि हमें या बालक को ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अभ्यास कराते हैं तब जाके उसको सीखना आता है या वो किसी चीज़ को सीख पाता, अधिगम कर पाता है। और फिर तीसरा है लॉ ऑफ अफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या है? बेसिकली कि जब हम किसी चीज़ को करने में सक्सेस हो जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि हम उस चीज़ को बार बार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सपोज गणित पसंद है तो मैं क्या करूँगा, मेरे से सवाल फटाफट हो जाएंगे और इसके लिए कारण से मैं रोज़ गणित ही पढ़ता रहूँगा। अरे ऐसा होता भी था, आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल में हमें कोई सब्जेक्ट पसंद होता था तो हम रोज़ उसी को पढ़ते थे। जैसे कुछ बच्चों को जो कहानी वाला सब्जेक्ट होता था वो पसंद होता था तो वो वही पढ़ते थे दिन भर, है ना। तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा नियम दिया गया है इस बारे में
आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से संबंधित, तो वो है आपका वाटसन एवं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव और वाटसन। तो बेसिकली इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखते हैं सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर हम पावलोव के प्रयोग की, तो दोस्तों जो पावलोव है उसने एक कुत्ते को जो है वो भूखा रखकर उससे जो है प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया और उसकी जो लार ग्रंथि है उनका ऑपरेशन करके उसको परखनली से बांध दिया। देखिए ये इस तरीके से एक मेज है, ये बनाई, इस पर ये कुत्ते को बांध के रख के उसका ऑपरेशन करके और उसके जो पाइप है उसको जोड़ दिया परखनली से, ताकि जो भी उसकी लार निकलेगी उसका पता चल जाए कि कितनी लार वो निकल रही है। ओके, तो ये उन्होंने इस तरीके से एक ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बना दिया है इस तरीके से, और सलाइवा पूरा यहाँ से उसका चेक हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, स्वचालित जो यंत्र है इसकी सहायता से इस कुत्ते को भोजन दिया जाता था। एक यंत्र होता था, वहाँ से इस कुत्ते के लिए भोजन आता था, लेकिन वो यंत्र पर भोजन तब आता था जब घंटी बजती थी। तो घंटी बजने पर कुत्ते को खाना मिलता था। तो पहले चरण में यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर भोजन था और भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। यानी कि जो स्वाभाविक उत्तेजक है, नेचुरल स्टिमुलस है आपका भोजन, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस, वो उसको देखकर जो है स्वतः लार निकलना, दैट इज कॉल्ड स्वाभाविक अनुक्रिया। क्योंकि स्वाभाविक जो है उत्तेजक था तो स्वाभाविक उसकी अनुक्रिया निकली, जिसको यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप्स में क्या होता है कि अब उन्होंने शुरू कर दिया कि एक घंटी बजेगी पहले, फिर खाना मिलेगा। तो घंटी बजेगी प्लस उसके बाद खाना मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस देना शुरू कर दिया, अस्वाभाविक उत्तेजक जो कि घंटी थी, और यहाँ उसके बाद जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया, और फाइनली जो है लार टपकी यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही हमको मिला, स्वाभाविक उत्तेजना हमको मिली, स्वाभाविक अनुक्रिया ओके। और तीसरे चरण के अंदर उन्होंने क्या किया, अब मेन जो चीज़ है उसको हटा दिया, केवल घंटी है जो कि एक कंडीशनल स्टिमुलस है, अस्वाभाविक उत्तेजक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लार जो है वो टपक रही है जैसे ही घंटी बज रही है। तो इस कहने का मतलब है कि उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है, बाय जो अस्वाभाविक उत्तेजक है उसका एक स्वाभाविक अनुक्रिया उसके प्रति हो रही है या अनुकूलित अनुक्रिया हो रही है। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर भी हम लागू करते हैं कि जब उनको किस प्रकार से स्टिमुलस देकर उनका रिस्पॉन्स लिया जाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा जो पावलोव है उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि लंबे समय तक अगर अस्वाभाविक जो उद्दीपन है तथा स्वाभाविक उद्दीपन उनको एक साथ अगर पेश किया जाए तो फिर क्या होगा, जो व्यक्ति है उसका अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया जो है उसकी करने लगती है। ओके, लंबे टाइम तक अगर आप कोई चीज़ जो है बच्चे को सिखाते रहोगे किसी चीज़ से जोड़कर, तो धीरे धीरे जो है बच्चा उससे खुद ही जुड़ जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। तो इसे पावलोव का अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग जो भी आप कह लीजिए उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट। फिर इसके सपोर्ट में वाटसन जो है उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटसन ने अपने जो 11 माह का पुत्र था उसका नाम था अल्बर्ट, उसके साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसे खेलने के लिए जो है उन्होंने एक खरगोश का बच्चा दिया। तो बच्चे उसके बाल का काफ़ी मुलायम होते थे, तो बच्चा उससे खेलता था, नरम नरम बाल थे उसके, और उसको उसके बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। तो कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसा उसको करने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो खरगोश था जब वो बच्चे के पास जाता था तो उन्होंने उस एक तरह की डरावनी जो आवाज़ है उसको पैदा करना शुरू कर दिया। कुछ डरावनी आवाज़, स्कैरी जो साउंड है उसको करना शुरू कर दिया। और ऐसा जो है वाटसन ने लगातार कुछ दिनों के बाद किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज़ को अब उन्होंने जब करना बंद कर दिया, उसके बावजूद भी जो बच्चा है वो अब खरगोश से डरने लग गया है। अतः जो भय की जो उसकी अनुक्रिया है, उसका रिस्पॉन्स है, वो अब खरगोश जो कि एक कृत्रिम उद्दीपक था, जो कि आर्टिफिशियली हमने माना था कि हाँ ठीक है, तो उसके साथ उसका जो है रिस्पॉन्स जो है जुड़ गया, जो कि कृत्रिम उद्दीपक है। और फ्रेंड्स जब इस एक्सपेरिमेंट को आगे किया गया, प्रयोग को आगे और बढ़ाया गया, तो देखा गया कि जो बच्चा है वो केवल खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से डरने लग गया है जिनके खरगोश के जैसे बाल नरम और कोमल थे। तो खरगोश की तरह नरम और कोमल बाल वाले जो अदर जो आपके जानवर थे उनको देखकर भी वो इसी तरीके से डरने लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो अनुक्रिया है वो इस प्रकार के जानवरों के प्रति बन गई है। तो यही जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहने की कोशिश की थी।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए गए पावलो और वॉटसन के द्वारा, और इनका शैक्षिक महत्व ये है कि जो स्वाभाविक स्वभाव है बच्चे का उसका निर्माण, जैसे कि अगर बच्चे के अंदर भय हो गया, प्रेम, घृणा, इस तरीके के जो भाव हैं वो हमें सेट करने हैं, उसके अंदर स्थापित करने हैं, तो उसके लिए इस प्रकार का कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो है वो हम जारी कर सकते हैं। और उसके अलावा अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड का निर्माण, तो बच्चे के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करना है उसके लिए जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो मानसिक और संवेगात्मक रूप से जो अस्थिर बच्चे हैं उनका उपचार करने में, उनका डायग्नोस करने में, उनकी रेमेडी करने में हमें इस प्रकार की जो थ्योरीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे फिलहाल हमारे 2-3 सिद्धांत। इसमें और भी सिद्धांत हैं जैसे स्किनर के हो गए, और आपके जो आपका इनसाइट थ्योरी होगी, तो वो 2-3 सिद्धांत हैं जो भी वो हम और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और बातें इसमें जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।